वेलकम टू बैम्बल्स यात्रा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 25 एमसीक्यूज फ्रॉम चैप्टर 10 ऑफ एनआईएसएम सीरीज 5 ए कोर्स। एनआईएसएम सीरीज 5 ए कोर्स का ये चैप्टर है रिस्क रिटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स। ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड एमसीक्यूज फॉर चैप्टर फ्रॉम 1 to 9। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। तो अभी शुरू करते हैं एमसीक्यूज फ्रॉम चैप्टर 10। Question number 1. There are some risks involved in investing with mutual funds. SID highlights two broad categories of risks: standard risk factors and specific risk factors. Which specific risk would be associated with investments in foreign securities? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कुछ रिस्क शामिल होते हैं। एसआईडी में दो कैटेगरीज का रिस्क मेंशन किया जाता है। एक है स्टैंडर्ड रिस्क, जिसमें सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स एक्सपोज्ड होते हैं, और एक है स्पेसिफिक रिस्क, जो इंडिविजुअल स्कीम और एसेट क्लास के लिए एप्लीकेबल होता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कौन सा स्पेसिफिक रिस्क फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है? ट्रेडिंग वॉल्यूम, सेटलमेंट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, ये सब है कुछ स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर्स। अभी स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स जैसे क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, डेब्ट सिक्योरिटीज से जुड़े होते हैं। फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है करेंसी रिस्क। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, करेंसी रिस्क। Question number 2. Which of the following guarantee the future performance, future prospects and returns of a mutual fund scheme? इनमें से कौन म्यूचुअल फंड के फ्यूचर परफॉर्मेंस, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और रिटर्न की गारंटी देता है? स्पॉन्सर्स या एएमसी या म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस कोई भी स्कीम के फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता है। स्कीम का नाम किसी भी तरह से स्कीम की क्वालिटी या इसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस या रिटर्न की गारंटी नहीं देता है। म्यूचुअल फंड को किसी भी रिटर्न का प्रॉमिस करने की परमिशन नहीं है। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। Question number 3. In an equity fund scheme, investors are exposed to the risk of price fluctuations. The risk is likely to vary depending upon the market capitalization of a company. In the same manner, the business risk or the risk of failure of a company's business also tends to vary depending upon the size of a company. Identify the sequence from higher to lower risk profile schemes. इक्विटी फंड स्कीम में इन्वेस्टर्स को प्राइस फ्लक्चुएशंस का रिस्क होता है। रिस्क कोई भी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर वेरी करता है। उसी तरह बिजनेस रिस्क या कंपनी के डिफॉल्ट रिस्क भी कंपनी के आकार के आधार पर वेरी करता है। इसमें हाई से लो रिस्क प्रोफाइल स्कीम का सीक्वेंस कौन सा होगा? लार्ज कैप से मिड कैप से स्मॉल कैप स्कीम में जाने से रिस्क की चांस बढ़ जाती है। मिड कैप कंपनी से स्मॉल कैप कंपनीज के बिजनेस रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क अधिक होने का चांस रहता है, और मिड कैप कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज से अधिक रिस्की होने का चांस रहता है। स्मॉल कैप कंपनीज के लिए रिस्क अधिक होने की चांस होती है, और लार्ज कैप कंपनीज के लिए रिस्क कम होने की चांस रहती है। मिड कैप lies in between. So here the right answer is option A, small cap to mid cap to large cap. Question number 4. Liquidity risk can be managed by making investments in securities issued by borrowers
which have a good credit profile. Is it true or false? लिक्विडिटी रिस्क मैनेज किया जा सकता है उन बोरोवर्स की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके जिनकी क्रेडिट प्रोफाइल अच्छी है। यह सही है या गलत? जिनकी क्रेडिट प्रोफाइल अच्छी है उन बोरोवर्स की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके क्रेडिट रिस्क मैनेज किया जा सकता है। लिक्विडिटी रिस्क को रिड्यूस किया जाता है एक प्रोफाइल बनाकर जिसमें एडिक्वेट लिक्विडिटी रहता है। इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज सिलेक्ट करते हैं जिसमें सेकेंडरी मार्केट में हाई लिक्विडिटी की उम्मीद की जाती है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉल्स। Question number 5. Which amongst the following is defined as mid-cap stocks as per the market capitalization spectrum? इनमें से किसे मार्केट कैपिटलाइजेशन स्पेक्ट्रम के हिसाब से मिड कैप स्टॉक के रूप में जाना जाता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन स्पेक्ट्रम को इस तरह डिफाइन किया गया है। लार्ज कैप स्टॉक्स, फर्स्ट 100 कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटल है 20,000 करोड़ और मोर। मिड कैप स्टॉक्स 101 से लेके 250 नंबर तक कंपनियां जिनकी मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक है। स्मॉल कैप स्टॉक्स 251 नंबर से आगे की कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटल है 5,000 करोड़ या उससे कम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6. Systematic risks impact the entire economy. It can be reduced through diversification across diverse set of companies. State whether this statement is true or false. सिस्टेमेटिक रिस्क पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। इसे इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन से कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब डिफरेंट सेट ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके। ये सही है या गलत? किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई रिस्क फैक्टर्स होते हैं। कोई स्पेसिफिक कंपनी को इम्पैक्ट करने वाले रिस्क को कंपनी स्पेसिफिक रिस्क कहा जाता है, जैसे कि लेबर स्ट्राइक, मैनेजमेंट प्रॉब्लम, ये सब है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क जिन्हें अनसिस्टेमेटिक रिस्क कहा जाता है कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डाइवर्स सेट ऑफ कंपनीज। पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करने वाले रिस्क को सिस्टेमेटिक रिस्क या मार्केट रिस्क कहा जाता है, जैसे कि रिसेशन, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट चेंजेस, वॉर, टेररिज्म एटसेट्रा है सिस्टेमेटिक रिस्क। डाइवर्सिफिकेशन से सिस्टेमेटिक रिस्क को कम नहीं किया जा सकता है। फंड मैनेजर सिस्टेमेटिक रिस्क को रिड्यूस नहीं कर सकते एक्सेप्ट स्टेइंग आउट ऑफ द मार्केट। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉल्स। Question number 7. While investing in debt securities, total returns earned by investors in the form of interest and capital gain. This return is called dash. डेब्ट सिक्योरिटीज में टोटल रिटर्न होता है अर्नड इंटरेस्ट और कैपिटल गेन का कॉम्बिनेशन। इस रिटर्न को क्या कहा जाता है? डेब्ट सिक्योरिटीज में एक इन्वेस्टर जो रिटर्न अर्न करता है या जो अर्न करने की पॉसिबिलिटी रहती है उसको यील्ड कहा जाता है। यील्ड इशुअर द्वारा पे किए जाने वाले इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस का एक कॉम्बिनेशन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यील्ड।
Question number 8. Amongst the following, which risk is also known as non-diversifiable risk? इनमें से किस रिस्क को नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क के नाम से भी जाना जाता है? हम लोग देखे हैं सिस्टेमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टेमेटिक रिस्क, यानी कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। अनसिस्टेमेटिक रिस्क या कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को डाइवर्सिफिकेशन के जरिए रिड्यूस किया जा सकता है। अनसिस्टेमेटिक रिस्क को डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए लेबर स्ट्राइक इन एन इंडस्ट्री इज ए कंपनी स्पेसिफिक यानी अनसिस्टेमेटिक रिस्क। सिस्टेमेटिक रिस्क, जिसको इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन से कंट्रोल किया नहीं जा सकता है, उसको नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मार्केट रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन है एक सिस्टेमेटिक रिस्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सिस्टेमेटिक रिस्क। क्वेश्चन नंबर 9. In order to generate returns superior to the benchmark, the fund manager must attempt to select good quality securities that are likely to perform well in the future. For these purposes, two types of analysis may be used: fundamental analysis and technical analysis. Which of the following type of analysis tracks the price behavior of a share over a period of time and volume data related to trading in the security? बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न जनरेट करने के लिए फंड मैनेजर को गुड क्वालिटी सिक्योरिटी सिलेक्ट करने का अटेम्प्ट करना चाहिए जो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। इसके लिए फंड मैनेजर्स टू टाइप के एनालिसिस का यूज कर सकते हैं: फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। इनमें से कौन सा एनालिसिस सिक्योरिटीज के प्राइस बिहेवियर और ट्रेडिंग वॉल्यूम डेटा को ट्रैक करता है? फंडामेंटल एनालिसिस, इसमें किसी कंपनी की फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस उसके बिजनेस एनवायरनमेंट और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाता है। कंपनी के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को कंसिडर किया जाता है। बेसिक आइडिया है कंपनीज के ऑपरेशंस, एफिशिएंसी, फ्यूचर ग्रोथ और प्रॉफिट मेकिंग पोटेंशियल को एसेस करना। टेक्निकल एनालिसिस, इसमें जांच किया जाता है कोई भी सिक्योरिटीज की प्राइस मूवमेंट और ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड ट्रेंड्स। ऑल्सो ये डिटरमाइन करता है कि कब और कैसे सिक्योरिटीज ट्रेड करना चाहिए। ये ग्राफिकली प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा रिप्रेजेंट करता है। टेक्निकल एनालिसिस इज ए स्टडी ऑफ प्राइस वॉल्यूम चार्ट्स। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, टेक्निकल एनालिसिस। Question number 11. Investors may adopt any of the two investment styles, growth investment style or value investment style. Investment in which of the following characterize the growth investment style? Investors इन दोनों में से कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टाइल अपना सकते हैं, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल और वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल। इनमें से किस में इन्वेस्ट करने से ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल रिप्रेजेंट होता है? ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल, इसमें इन्वेस्टर्स हाई ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो मार्केट की कंपैरिजन में बहुत फास्ट ग्रो करने की प्रोस्पेक्ट रखते हैं। ये स्टॉक्स का प्राइस हायर साइड में रहता है। मार्केट करेक्शन के टाइम इन शेयर का प्राइस डिक्लाइंस मोर। इन शेयरों का पी रेशियो जनरली हाई होता है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल, ये फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर उन शेयरों को लेने का एक तरीका है जिनकी प्राइस उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। ये स्टॉक्स अर्निंग के कंपैरिजन में चीप होते हैं, मगर इन्वेस्टर्स की उम्मीद रहती है कि मार्केट जब ये शेयर्स को आइडेंटिफाई करेगी तो इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसे शेयरों में प्राइस एप्रिसिएशन का फायदा उठाने के लिए इन्वेस्टर्स को लंबे समय तक इन्वेस्ट करने की जरूरत है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नंबर 1 एंड नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13, while investing in debt securities, investors earn returns in form of interest for a specific period at a pre-specified frequency. At the end of the specific period, that means at maturity, invested amount is returned to the investors. This specific period is called dash. डेप्ट सिक्योरिटीज पर इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता है इंटरेस्ट के फॉर्म में एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टर्स को वापस मिल जाता है। इस स्पेसिफिक पीरियड को क्या बोला जाता है? प्री स्पेसिफाइड पीरियड को टेनर बोला जाता है। एट द एंड ऑफ टेनर द सिक्योरिटीज आर सेड टू मैच्योर। मैच्योरिटी पर ड्यू अमाउंट्स रिपे करने के प्रोसेस को रिडेम्पशन बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, टेनर। क्वेश्चन नंबर 14, डेप्ट सिक्योरिटीज दैट आर टू मैच्योर विद इन अ ईयर आर कॉल्ड डैश। डेप्ट सिक्योरिटीज जो एक साल के अंदर मैच्योर करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ये इंस्टीट्यूशंस डेप्ट सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं, जैसे कि सिक्योरिटीज इशूड बाय गवर्नमेंट आर कॉल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और जीसेक और गिल्ट। ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Certificates of deposit are issued by banks or financial institutions. Commercial papers are short-term securities issued by companies. Bonds, debentures are generally issued for tenure beyond a year. Governments and public sector companies tend to issue bonds, while private sector companies issue debentures. जो डेप्ट सिक्योरिटीज एक साल के अंदर मैच्योर हो जाते हैं उन्हें मनी मार्केट सिक्योरिटीज कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मनी मार्केट सिक्योरिटीज। क्वेश्चन नंबर 15, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी रिस्क फ्री, इज इट ट्रू और फॉल्स? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रिस्क फ्री नहीं कंसिडर कर सकते हैं, यह सही है या गलत? गवर्नमेंट यूजुअली अपने ऑब्लिगेशंस पर डिफॉल्ट नहीं करता है। गिल्ट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्रेडिट रिस्क नहीं होते हैं, इसलिए इसे सेफ माना जाता है। गिल्ट पर रिटर्न यूजुअली मार्केट में लोएस्ट होते हैं। नॉन गवर्नमेंट इशूअर डिफॉल्ट कर सकते हैं, इसीलिए वो हायर यील्ड ऑफर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉल्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेफ माना जाता है। Question number 16. What is the term used to describe the difference between the yield on GSEC and the yield on a non-government debt security? Non-government debt securities और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के yield के बीच डिफरेंस को क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेफ माना जाता है और इस पर मार्केट रिटर्न लोएस्ट होते हैं। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हायर यील्ड ऑफर करते हैं क्योंकि इसमें डिफॉल्ट रिस्क रहता है। इस यील्ड में डिफरेंस को क्रेडिट स्प्रेड कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रेडिट स्प्रेड। क्वेश्चन नंबर 17, क्रेडिट रिस्क of non-government debt security issuer is measured by credit rating companies. Identify the credit rating company from the following. नॉन गवर्नमेंट डेब्ट सिक्योरिटीज पर क्रेडिट रेटिंग कंपनीज मेजर करते हैं, इनमें से कौन सा क्रेडिट रेटिंग कंपनी है?
क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इवेल्युएट करते हैं डेप्टर की टाइम पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पे करने की एबिलिटी, कंपनीज के डिफॉल्ट रिस्क, क्रेडिट वर्दीनेस एटसेट्रा। ये सारे हैं सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। क्रिसिल, आईसीआरए, केआर, सीएआरई, केआर, एक्विट रेटिंग्स एंड रिसर्च, इसका नाम पहले मेरा था, ब्रिकवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, अर्लियर नोन एज फिच, इंफॉर्मेटिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्रिसिल, आईसीआरए, केआर, ब्रिकवर्क सभी है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्वेश्चन नंबर 18, amongst the following which is truly an international asset class? इनमें से कौन सा एक इंटरनेशनल एसेट क्लास है? गोल्ड इज ए ट्रूली इंटरनेशनल एसेट क्लास। इंडिया में गोल्ड का वैल्यू उसके इंटरनेशनल प्राइस पे डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 19, an investor invested in a scheme when the scheme's NAV was rupees 120 per unit. The investor redeemed the investments at the NAV of rupees 135 after 8 months. What is the simple annualized return? जब स्कीम का नैब रुपीज 120 था तब इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया। 8 मंथ्स बाद जब नैब रुपीज 135 हुआ तो इन्वेस्टर ने रिडीम किया। तो इस पर इन्वेस्टर को कितना परसेंट एनुअलाइज्ड रिटर्न मिला? तो इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। इनिशियल नैव was rupees 120, later NAV rupees 135, growth of NAV equals rupees 135 minus rupees 120 means rupees 15. तो simple return means latter value minus initial value divided by initial value into 100, तो 12.50% सिंपल रिटर्न मिला। अभी इन्वेस्टमेंट पीरियड था 8 मंथ्स, तो एनुअलाइज्ड रिटर्न सिंपल रिटर्न बाय पीरियड ऑफ सिंपल रिटर्न इंटू 12, तो परसेंटेज हुआ 18.75। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 18.75%। क्वेश्चन नंबर 20, which one of the following is most appropriate to measure the returns for a scheme which exists for several years? अगर कोई स्कीम काफी सालों से एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पर रिटर्न्स मेजर करने के लिए इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट है? सीएजीआर यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट एक्यूरेट मेथड्स में से एक है ऐसे इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए जिसका वैल्यू टाइम के साथ राइज और फॉल करता रहता है। सीएजीआर एक अच्छा तरीका है जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स के परफॉर्मेंस मेजर कर सकता है अगेंस्ट ए बेंचमार्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सीएजीआर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। क्वेश्चन नंबर 21, which one of the following measures the fluctuation in periodic returns of a scheme as compared to its own average return? इनमें से कौन सा एक स्कीम के एवरेज रिटर्न के कंपैरिजन में उसके पीरियोडिक रिटर्न में फ्लक्चुएशन को मेजर करता है? Fluctuation in returns is used as a measure of risk
रिटर्न में फ्लक्चुएशन या तो अपने कंपैरिजन या किसी दूसरे इंडेक्स के कंपैरिजन में एसेस किया जा सकता है। ये सारे हैं कुछ कॉमनली यूज्ड रिस्क मेजर्स जैसे कि वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, बेटा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन एटसेट्रा। इनमें से वेरिएंस एक स्कीम के एवरेज रिटर्न के कंपैरिजन में उसके पीरियोडिक रिटर्न में फ्लक्चुएशन को मेजर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 22, to deal with the liquidity risk in case of a credit event, SEBI permitted creation of segregated portfolio of debt and money market instruments by mutual fund schemes. Which of the following causes credit risk in the debt markets? क्रेडिट इवेंट के केस में लिक्विडिटी रिस्क के साथ डील करने के लिए सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम को डेप्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्रिएट करने का परमिशन दिया। इनमें से कौन सा क्रेडिट रिस्क का कॉज है? सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो मींस ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें क्रेडिट रिस्क से अफेक्टेड डेप्ट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को अलग किया जाता है म्यूचुअल फंड स्कीम में। डेप्ट मार्केट में डिफॉल्ट, डिले इन पेमेंट और रेटिंग डाउनग्रेड के वजह से क्रेडिट रिस्क अराइज होती है। ये इवेंट को क्रेडिट इवेंट भी बोला जाता है। इन इवेंट्स के वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होती है और लिक्विड रिस्क अराइज हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। डिफॉल्ट, डिले इन पेमेंट्स, रेटिंग डाउनग्रेड, ये सभी है कॉज ऑफ क्रेडिट इवेंट। Question number 23. AMC can charge investment and advisory fees on the segregated portfolio. Identify whether the statement is true or false. AMC segregated portfolio पर इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस चार्ज कर सकता है। यह सही है या गलत? एएमसी सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो पर इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस चार्ज नहीं कर सकता है। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के इन्वेस्टमेंट्स के रिकवरी पर प्रोराटा बेसिस में टीआर चार्ज किया जा सकता है। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो से रिलेटेड चार्जेस मेन पोर्टफोलियो में लोड नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉल्स। एएमसी एडवाइजरी फीस चार्ज नहीं कर सकता है। Question number 24. Investors' return might vary from the scheme returns. Identify whether this statement is true or false. Investors' return scheme return से अलग हो सकता है। यह सही है या गलत? लोड्स के वजह से इन्वेस्टर्स का रिटर्न स्कीम रिटर्न से अलग हो सकता है। अगर एग्जिट लोड या एंट्री लोड एप्लीकेबल होता है तो फिर इन्वेस्टर्स का रिटर्न स्कीम रिटर्न से अलग होता है। एंट्री लोड इज नो लॉन्गर परमिटेड। ये क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 25. NAV of any mutual fund scheme is declared on daily basis. The net asset value of the segregated portfolio is to be declared on weekly basis. State whether this statement is true or false. किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का नैब डेली बेसिस पे डिक्लेयर किया जाता है। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का नैब वीकली बेसिस पे डिक्लेयर किया जाता है। यह सही है या गलत? सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का नैब भी डेली बेसिस पे डिक्लेयर किया जाना चाहिए एज अदर म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फॉल्स। तो यही थे 25 MCQs फ्रॉम चैप्टर 10। होप it will clear the concept of the content of this chapter to some extent. But for better understanding and better concept, please go through the content of this chapter in detail.
आजकल क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।